दोस्तों, हमारे देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट, जिसे बहुत से लोग आम भाषा में हरिजन एक्ट भी कहते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर SC/ST एक्ट क्या है, यह कानून कब लगता है, किन मामलों में लगाया जा सकता है, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है और क्या इसमें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर किसी पर झूठा केस दर्ज हो जाए तो वह क्या कर सकता है और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा कैसे मिलता है। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। हरिजन एक्ट का आधिकारिक पूरा नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था। हरिजन एक्ट का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि पीड़ितों को न्याय, मुआवजा और पुनर्निवास दिलाना भी है। SC/ST अधिनियम कानून 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ, 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। हालांकि समय के साथ इस कानून के दुरुपयोग, झूठे केस की भी कई शिकायतें सामने आईं। भारतीय संविधान में SC/ST एक्ट को लेकर के लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं। SC/ST एक्ट क्या है, यह कानून कब लगता है, क्या हरिजन एक्ट के अपराध में जमानत मिल सकती है और इस कानून के तहत सजा, धारा, झूठी शिकायत, मुआवजों का क्या प्रावधान है। इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब के साथ इस एक्ट से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में जानकारी देंगे और इसको आसान और सरल भाषा में समझेंगे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से हमारे देश में जातिवाद और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी तरह का विवाद होता है तो जातिवाद को ही सबसे पहला मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति की जाती है, जिसके कारण समाज में भेदभाव और बढ़ने लगा। इसको देखते हुए SC/ST एक्ट का निर्माण किया गया। चलिए आगे विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते हैं। इस कानून के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए SC/ST कानून का निर्माण किया गया। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद ही कुछ वर्गों में लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए थे और सामाजिक भेदभाव व अत्याचार का शिकार होते रहे। SC/ST एक्ट को हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब ऐसे वंचित वर्गों के लोग अपने अधिकारों की मांग करते और अपने साथ हो रहे गलत बात का विरोध करते तो प्रभावशाली वर्ग के लोग उन्हें डराने व अपमान करने की कोशिश करते थे एवं प्रभावशाली समाज द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए 30 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में हरिजन एक्ट की व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बाद अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा इस कानून को और सख्त करने के लिए कुछ संशोधन किए गए। इन संशोधनों के साथ 14 अप्रैल 2016 को इस कानून को फिर से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य इन ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से बचाना है। इसके तहत अपराधों की त्वरित परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है और यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए विभिन्न अपराधों एवं दंडों को भी निर्दिष्ट करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समूह हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उनके सामाजिक, आर्थिक विकास और भेदभाव में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामित किया गया है। शेड्यूल कास्ट, जो दलित और हरिजन के रूप में भी माना जाता है, यह शब्द जिसका अर्थ है उत्पीड़ित या टूटा हुआ, ऐसे व्यक्ति जिन्हें परंपरागत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में अछूत माना गया और सदियों से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। भारतीय संविधान 1108 SC को मान्यता देता है और वे भारत की आबादी का लगभग 16.6% हैं। शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स भारत के स्वदेशी समुदाय हैं जिनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषाई और सामाजिक पहचान है। उन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और अक्सर गैर आदिवासी समुदायों द्वारा उनका शोषण और विस्थापन किया जाता है। भारतीय संविधान 705 ST को मान्यता देता है और वह भारत की आबादी का लगभग 8.6% है। SC/ST एक्ट या हरिजन एक्ट उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC या ST वर्ग के व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव, अपमान, हिंसा व अत्याचार करता है। यह कानून अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत बनाया गया है ताकि समाज के इन वर्गों को सुरक्षा और न्याय मिल सके। आइए इस एक्ट के कुछ और अपराधों के बारे में जानते हैं। इनमें लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा, कार्यस्थल और निवास के स्थानों पर निरीक्षण में जानबूझकर चूक करना और अपराध दर्ज करने से इनकार करना शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 1 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
एसटी एससी के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 1 साल तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। अब बात आती है यह धारा कब लगती है या एससी एसटी एक्ट कब लगता है, हरिजन एक्ट कब लगता है। एससी एसटी वर्ग के किसी सदस्य को कुछ ऐसी वस्तु खिलाने के लिए मजबूर करना जो खाने पीने योग्य ना हो। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग की किसी महिला का अनादर करना या उसकी लज्जा को भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करना। इस वर्ग के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना। एससी एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देने पर, किसी हरिजन व्यक्ति को नौकरी या काम ना देने पर, सार्वजनिक जगहों जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल आदि में जाने से रोकने की कोशिश करने पर, वोट देने के अधिकार से रोकना, जबरदस्ती बल का प्रयोग कर अपने किसी खास व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर करना, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कपड़े उतरवाकर उसे नीचा दिखाने के लिए नंगा करने पर या समाज में उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी व्यक्ति के चेहरे पर काले रंग से कालिक पोत देने पर, लोगों के सामने कोई भी कारण बनाकर अपमानित करना। इस एक्ट को कई वर्गों में बांटा गया है। धारा 2 यह खंड विभिन्न शब्दों की संरचना प्रदान करता है जिसमें अत्याचार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लोक सेवक, जानबूझकर उपच्छा और एससी एसटी एक्ट, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। धारा 3 यह धारा अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धारा 4 यह धारा अधिनियम के तहत मामलों को संभालने के लिए विशेष लोक अदालतों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 5 यह धारा के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। धारा 6 इस धारा के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। और धारा 7 ये विशेष परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 8 यह धारा पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम राहत देने के लिए विशेष अदालत की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा कुछ मामलों में संपत्ति की कुर्की और जब्ती के आदेश पारित करने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 10 यह धारा पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करती है। इस तरीके से क्रमबद्ध धारा 11, 12, 13, 14 और 15, 16 धाराएं हैं। यह धारा अधिनियम के उद्देश्य के लिए अधिकारियों की नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति प्रदान करती है। एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत विशेष अदालतों की भी व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 14 के तहत इस कानून के तहत केस दर्ज होने पर ट्रायल के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था की गई है जो हर राज्य में बनी हुई है ताकि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ ऊपर बताए गए किसी भी अपराधों में से कोई भी अपराध करता है या एससी एसटी एक्ट के किसी अन्य अपराध के तहत दोषी पाया जाता है तो एससी एसटी एक्ट के तहत 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। एससी एसटी एक्ट से बचने के लिए किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग के किसी भी व्यक्ति का कभी भी अपमान ना करें और जाति सूचक जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी अन्य वर्ग से संबंध रखता है और वो जानबूझकर एससी एसटी समुदाय के लोगों का अपमान करने की नीयत से परेशान करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल की सजा से दंडित किया जा सकता है। अगर एससी एसटी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होता है तो यह संज्ञेय श्रेणी का अपराध माना जाता है। यह पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस की गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की आवश्यकता होती है। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही कार्रवाई विशेष अदालत के द्वारा की जाती है। इस वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा FIR दर्ज करने पर मुआवजा के तहत सामान्यतः अपराध साबित होने पर उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। अब बात करते हैं एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव को रोकना है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग के सामान्य रूपों में से एक गैर एससी एसटी समुदायों के व्यक्तियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करना है। बदला लेने या व्यक्तिगत दुश्मनी निपटाने के इरादे से किया जाता है। ऐसे झूठे मामले निर्दोष लोगों की प्रतिष्ठा और आजीविका को बर्बाद कर सकते हैं। भूमि और संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए दुरुपयोग का एक अन्य रूप इस अधिनियम का उपयोग है। ऐसे मामलों में गैर अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के व्यक्तियों पर उनकी जमीन या संपत्ति हड़पने के लिए झूठे आरोप लगाए जाते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह का दुरुपयोग न केवल निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अधिनियम के उद्देश्य को भी कमजोर करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए और झूठे मामलों में सख्ती से निपटा जाए। साथ ही SC/ST समुदायों के बीच इसके बारे में जागरूकता पैदा करना भी महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इसका प्रभावी ढंग से और उचित रूप से उपयोग कर सकें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2013 में कुल 11,060 ऐसे केस दर्ज हुए जो SC/ST एक्ट के तहत थे। इनमें से जांच के दौरान 935 शिकायतें पूरी तरीके से गलत पाई गईं। जो इस तरह के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केस आने लगे थे जो पूरी तरीके से गलत पाए जाते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए जिनकी डिटेल इस प्रकार है। इस SC/ST एक्ट के मामलों की जाँच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। किसी पर केस दर्ज होने पर उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। अग्रिम जमानत देने या ना देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। यदि कोई भी सरकारी अधिकारी पर SC/ST एक्ट का केस दर्ज करवाता है तो ऐसे केस में केस दर्ज होने के बाद उस अधिकारी की गिरफ्तारी बिना उस विभाग की इजाजत के नहीं हो सकती। अगर किसी भी साधारण व्यक्ति पर SC/ST का केस दर्ज होता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को पहले SP से अनुमति लेनी होगी। SC/ST एक्ट को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इन अधिकारियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक शामिल हैं। इस अधिनियम का कार्यान्वयन की निगरानी और अत्याचार की शिकायतों की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है। अगर कोई व्यक्ति झूठे SC/ST एक्ट के केस में फंस रहा है तो उसे निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले वो सबूत इकट्ठा करे। अगर मामला झूठा है तो गवाहों के बयान, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड से अन्य सबूत जो भी ये प्रूव करें कि नहीं वो बेगुनाह था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप बेगुनाह थे और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करें, जिससे आपको पहले से ही SC/ST एक्ट केस में अग्रिम जमानत मिल जाएगी। पुलिस जांच में सहयोग करें। पुलिस जांच के दौरान सही जानकारी और सही सबूत दें जिससे आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का अच्छे से मौका मिल सके। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत दुश्मनी या बदला लेने के लिए झूठा केस कर रहा है तो आप कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं और FIR रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। और अगर निचली अदालत में जमानत नहीं मिलती है तो इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी अपील याचिका दायर कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां इकट्ठा कराने में हमारा सहयोग किया था एक्स एयरमैन तत्कालीन वकील मिस्टर अखिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह कछवा ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की आसान भाषा में दूसरे महत्वपूर्ण कानूनों और अधिकारों के बारे में वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।